भारतीय भूगोल में ऊर्जा परिदृश्य पढ़ रहे हैं आप, जल विद्युत पढ़ा चुका हूँ। वर्गीकरण भी कर लेते हैं। ऊर्जा को कई आधारों पर बांटा गया है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा है ना, अनवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। इसी तरह से एक और आधारों पर बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा, कन्वेंशनल, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल, है ना। इसी तरह प्रदूषणकारी और अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत में भी बांटा गया है। तो कई आधारों पर ऊर्जा को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ से सवाल आते हैं, ये इतना आसान नहीं होता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि जितने भी अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल, जो समाप्त होने वाले हैं, उसे लोग परंपरागत ऊर्जा में रख देते हैं। काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चीजें छूटी हुई हैं, आपस में थोड़ा सा गुथा हुआ है, उसको हम पूरी तरह से सुलझा लेते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि सभी नवीकरणीय या रिन्यूएबल ऊर्जा गैर परंपरागत में आ जाता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर बना रहता है। इसे हम समझ लेंगे तो कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा या कथन कारण दिया जाएगा या विकल्प दिया जाएगा, आप कर लेंगे। इसे 5 मिनट लगेगा, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि सवालों से घिरा हुआ क्षेत्र है ये, अक्सर सवाल उठते हैं। तो ऊर्जा को सबसे पहले आप लिखेंगे कि ऊर्जा को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, इसी प्रकार परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, इसी प्रकार प्रदूषणकारी ऊर्जा और अप्रदूषणकारी ऊर्जा, है ना। 3 आधारों पर ऊर्जा को बांटा गया है। आइए सबसे पहले अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देख लेते हैं। आप ऐसे लिस्ट बना लीजिए, ऊर्जा नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, इस तरह से लिस्ट बना लिया आपने, बिल्कुल बना लेंगे। इसको समझ लेते हैं। जितने खनिज ईंधन है, खनिज ईंधन समझते हैं ना, खनिज संसाधन जो धरती के भीतर से निकाले जाते हैं, तो खनिज ईंधन में जो ऊर्जा होती है उसे हम अनवीकरणीय कहते हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल। इसका अर्थ ही है जिसे दोबारा नया नहीं किया जा सकता, दोबारा उत्पादन उसका नहीं किया सकता। एक बार हमने सारा खत्म कर दिया तो खत्म। एक बार अगर धरती के नीचे से पेट्रोल या कोयला हमने निकाल लिया तो दोबारा कोयला या पेट्रोलियम नहीं बनने वाला है, इसलिए इसे हम अनवीकरणीय कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इसके अंतर्गत ये 4 चीजें आती हैं। कोयला खत्म होगा, पेट्रोलियम खत्म होगा, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खनिज संसाधन है। इनमें से 3 जो है फॉसिल फ्यूल है, यानी जीवाश्म ईंधन है। जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म। जैसे कोयला क्या है, वनस्पतियों का अवशेष है। पेट्रोलियम समुद्री जीवों का अवशेष है। प्राकृतिक गैस भी समुद्री जीवों के अवशेष से उठा हुआ गैस है, प्राकृतिक गैस। लेकिन परमाणु ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है ना। ये मेटालिक मिनरल में आ जाता है, मेटालिक मिनरल, परमाणु खनिज। जैसे यूरेनियम क्या है, एक धातु है। तो ऊपर के 3 फॉसिल फ्यूल है ना। यहाँ पे ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, इन्हें घेर के ऐसे एरो दिखा के लिख लीजिए, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन है ये। और नवीकरणीय देखते हैं, रिन्यूएबल देखते हैं। ये खत्म नहीं होने वाले हैं, खत्म होंगे भी तो फिर से बना लिया जाएगा। जैसे बायोडीजल है ना, गन्ने के रस से बायोडीजल प्राप्त हो सकता है। तो गन्ना अगर खत्म हो गया तो हम दोबारा गन्ना उगा सकते हैं, दोबारा गन्ना उगाएंगे, उससे फिर से बायोडीजल बना लेंगे, है ना। तो ये खत्म होने वाले सोर्स नहीं, क्योंकि वनस्पतियां कभी खत्म नहीं होगी। जब तक वनस्पतियां रहेंगी आप बायोडीजल ऊर्जा बनाएंगे, बायोगैस भी बना लेंगे। जैसे गोबर गैस एक तरह का बायोगैस है ना। गोबर क्या है, वनस्पतियों का ही तो अवशेष है ना गोबर। बायोगैस, बायोमास, वनस्पतियों में जो भार होता है उसको बायोमास कहते हैं। जैसे लकड़ी जलाने से आग निकलती है, लकड़ी जलाने से, उसे हम बायोमास कह देते हैं। बायोगैस जैसे गोबर में से जो गैस निकलती है उसे बायोगैस। बायोडीजल पौधों के बीजों के रस से या पौधों के रस से जो डीजल बनाया जाता है उसे बायोडीजल कहते हैं। आगे से पढ़ाया जाएगा, ये सारा एक एक अलग अलग पढ़ाएंगे। फिलहाल हम वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जल विद्युत, जल क्या बहती जल की धारा कभी समाप्त होगी क्या? सूर्य समाप्त होगा, हवाएं चलना बंद कर देंगी? नहीं। समुद्र में ज्वार भी उठते रहेंगे, समुद्र में तरंगे भी उठती रहेंगी, ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। भूतापी क्या है,
धरती के नीचे, धरती के सतह के ठीक नीचे चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसे खनिज दबे हुए हैं, चूना पत्थर या डोलोमाइट, वहां पर जमीन बिल्कुल गर्म रहती है। अगर वहां पे कोई पानी का स्रोत है, तालाब वगैरह, तो तालाब हमेशा खौलता रहता है, उसमें आप जा नहीं सकते, नहा नहीं सकते, हाथ डालते ही जल जाएंगे। जमीन पे पैर रखना भी मुश्किल होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, जब आप कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप मणिकर्ण भी घूम लीजिए। वहां पे एक गुरुद्वारा है मणिकर्ण में, हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास एक गुरुद्वारा है मणिकर्ण। मणिकर्ण का महत्व इसीलिए है क्योंकि प्राचीन काल से उसका महत्व है। जिन भी चीजों को इंसान नहीं समझ पाता है उसे देवी देवता मान लेता है, कुछ अलौकिक शक्ति है। होता क्या है कि वहां मणिकर्ण में आप जाएंगे तो धरती एकदम गर्म रहती है, जो जल के सोते हैं सतह पे वो खौलते रहते हैं, जल के स्रोत। क्यों? क्योंकि धरती के नीचे डोलोमाइट है, चूना पत्थर है, उसमें से हमेशा ऊष्मा निकलती रहती है और तालाब ऊपर खौलता रहता है, बॉयल होता रहता है, जमीन भी बिल्कुल गर्म रहती है। तो वहां पे उसकी धार्मिक मान्यता हो गई है ना, कि यहाँ पे जरूर कोई देवी देवता का वास होगा। इस तरह से जगह जगह पे इंडिया में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद बना दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ अलौकिक शक्ति दिखाई देती है। इंसान जिन चीजों को परिभाषित नहीं करता है वैज्ञानिक तौर पे, उसे देवत्व, उसमें देवत्व स्थापित कर देता है। तो शायद, मैं भी कंफर्म नहीं हूं, शायद इसी वजह से मणिकर्ण में गुरुद्वारा पाया जाता है ना, वहां जाके लोग पूजा पाठ करते हैं। और भी कई कारणों से मणिकर्ण का महत्व है। मणिकर्ण में भूतापी ऊर्जा है, गुरुद्वारा है, और भी धार्मिक मान्यताएं वहां पे बहुत प्रबल है। मैं जब वहां पे घूमने गया था मणिकर्ण में, मणिकर्ण जब घूमने गया था अपनी फैमिली के साथ, तो वहां पे ऐसी मान्यता थी, तमाम बड़े बुजुर्ग मिलते थे रास्ते में। तो एक सरदार मुझसे मिले थे मणिकर्ण जाते समय, रास्ते में एक सरदार मिले थे। जाते समय नहीं मिले थे, याद आ रहा है, लौटते समय मिले थे। सरदार जी थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और बहुत ही कमाल के व्यक्तित्व। वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे, वो बहुत बड़े इंसान थे। बातचीत से ही समझ में आ जाता है, न केवल पैसे से बल्कि सोच से ही वो बहुत बड़े इंसान थे। वहाँ आए थे मणिकर्ण, तो उन्होंने बताया कि आप मणिकर्ण आए हैं तो वहाँ की धार्मिक मान्यता है वो बता रहा। उन्होंने बोला कि आप मणिकर्ण आए हैं तो जाइए, आपको पहली संतान लड़का होगा। ये समाज की मानसिकता भी है, लड़का चाहता है, इसलिए धार्मिक मान्यता बना दी जाती है कि अगर वहाँ यात्रा कर लेंगे तो संतान आपका लड़का होगा। तो मैं जब वहाँ से यात्रा करके लौट रहा था तो सरदार जी बोले कि वहाँ गए हैं तो 100% आपको पहली संतान लड़का होगा, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी शादी करने के बाद मणिकर्ण घुमाइए, वहाँ की धार्मिक मान्यता बता रहा था, है ना। तो ऐसी रोचक रोचक बातें इंडिया में, भारत में हमारे बहुत ज्यादा है, और घूमने से हमें उनके बारे में पता चलता है। किताबों से बस इतना ही पता था कि मणिकर्ण में भूतापी ऊर्जा है, लेकिन वहां जब घूम के आया तो पता चला मणिकर्ण में भूतापी ऊर्जा ही नहीं, और भी तरह की ऊर्जाएं हैं वहां पे। तो है ना, भूतापी ऊर्जा ही उसे कहते हैं, मतलब धरती की सतह के नीचे डोलोमाइट और चूना पत्थर दबा रहता है। तो क्या वो खत्म होगा? नहीं, अगर उसे हम निकालेंगे नहीं तो डोलोमाइट, चूना पत्थर वहीं पे दबा रहेगा और हमेशा के लिए वहां से ऊर्जा निकलती रहेगी और सतह पे पानी खौलता रहेगा, है ना। तो ये रिन्यूएबल है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ओटेक, समुद्र में, ओटेक मतलब ओटी से मतलब ओशन थर्मल होता है, ओशन थर्मल, इतना ही समझ लीजिए, ओटी। तो समुद्र में अगर सतह गर्म होता है, धरातल गर्म होता है, तो सागर सतह भी तो गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा लगातार बढ़ती रहती है। सूर्य की ऊर्जा समुद्र में 100 मीटर की गहराई तक आमतौर पे माना जाता है कि पहुंचती है। 70 मीटर जो सूर्य की ऊर्जा होती है, प्रकाश 70 मीटर तक पहुंचता है, और 70 मीटर गहराई तक जो गर्म जल होता है समुद्र का, वो गर्म माना जाता है। तो इसके चलते समुद्र में एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का भी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा दोहन किया जा रहा है, उससे बिजली बनाने के लिए। उस ऊर्जा को हम कहते हैं ओटेक एनर्जी। इसका पूरा नाम और इसकी टेक्नोलॉजी बाद में बताई जाएगी। इस दिशा में क्या क्या प्रयास हुए हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, ज्वारी ऊर्जा हो, ओटेक ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा हो, बायोमास हो, क्या प्रयास हुए भारत में, ये सब बताया जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का अलग टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, पढ़ाया जाएगा। तो ये नवीकरणीय है, ये अनवीकरणीय, खत्म हो जाने वाले स्रोत हैं, ये कभी खत्म होने वाले स्रोत नहीं है, ठीक है। ये स्पष्ट विभाजन इसी आधार पर किया गया है, जितने नॉन रिन्यूएबल है, अनवीकरणीय, वो प्रदूषणकारी है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धुआं निकलता है, प्रदूषण गंदा होता है। इसी तरह परमाणु ईंधन, अगर आप कहीं रिएक्टर बनाए हैं परमाणु से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, जैसे तमिलनाडु में कुडानकुलम, अगर सुनामी आ गई तट पे या
चक्रवात आ गया या भूकंप आ गया तो रिएक्टर टूट सकता है, दरारें पड़ सकती हैं, क्षति हो सकती है। तो उसमें ईंधन जो है, परमाणु जो ईंधन है उसका रिसाव हो सकता है, वायुमंडल में आ सकता है। वायुमंडल में आ गया तो तबाही मच सकती है, तो भी एक तरह का प्रदूषण हुआ ना, प्रदूषण। तो ये चीजें प्रदूषण करती हैं। जबकि जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, इनसे प्रदूषण नहीं होता है ना। जल ऊपर से गिरता है, टरबाइन घूमता है, बिजली बन जाती है, किसी भी तरह का धुआं नहीं निकल पाता है। तो ये प्रदूषण नहीं करते हैं। इसलिए सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अप्रदूषणकारी कहते हैं, जो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, और ये पॉल्यूशन करते हैं। एक वर्गीकरण का आधार है परंपरागत, कन्वेंशनल और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। ये क्या है, आइए समझते हैं। जो फॉसिल फ्यूल है, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल में जो फॉसिल फ्यूल है, यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धुआं छोड़ते हैं ना, इसे हम परंपरागत में रख लेते हैं। धुआं छोड़ने वाले फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम और गैस, प्लस बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को हम परंपरागत में रखते हैं। फिर से बता दें, जो जल विद्युत परियोजना है उसमें बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को परंपरागत में रखते हैं, और लघु जल विद्युत परियोजनाओं को गैर परंपरागत में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण को प्रदूषण तो नहीं करती हैं, लेकिन पर्यावरण को दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। कैसे? बताया जा चुका है कि जब आप बांध बनाते हैं तो एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, वहां के जीव जंतु और आदिवासियां वो संकट में गिर जाते हैं, मानव के विस्थापन की समस्या उभर जाती है। इस वजह से बड़ी जल विद्युत परियोजना को हमने परंपरागत में रखा है ना। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं किसे कहते हैं? 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली, उन्हें हम बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कहते हैं। उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत में रखते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, सभी नवीकरणीय। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे जल विद्युत, गैर परंपरागत में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लघु जल विद्युत परियोजनाएं गैर परंपरागत में आती हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी, तरंग, भूतापी, बायोमास, बायोगैस, ये सभी गैर परंपरागत में है। जितने भी रिन्यूएबल हैं वो गैर परंपरागत है, सिंपल सी बात है। प्लस परमाणु खनिज, प्लस परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा। ये ऊपर की तीनों तो हम इसमें रख देते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और गैस परंपरागत में, लेकिन परमाणु ईंधन को या परमाणु बिजली जो प्राप्त होती है यूरेनियम का दहन करके, उसे हम गैर परंपरागत में रखते हैं। ठीक है, सभी नवीकरणीय प्लस परमाणु ईंधन प्लस छोटी जल विद्युत परियोजनाएं, मतलब लघु कहा जाता है उन्हें, लघु जल विद्युत परियोजनाएं, इन तीनों को हम रखते हैं गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल। अच्छे से याद कर लीजिएगा, सवाल हमेशा कंफ्यूज करके पूछ दिए जाते हैं और लोगों को यही लगता है कि हम तो सही मारे हैं। आम भाषा में लोग कहते हैं हम सही मारे हैं, या हमने ए मारा है, डी मारा है, सी मारा है, बी मारा है, मार के चले आए, मार मार के घर आके पता चलता है कि कुछ नहीं मारा उल्टे मारे गए। तो इसे स्पष्ट करना थोड़ा जरूरी था। तो जो 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाली, 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को हम लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रखते हैं, या दूसरे शब्दों में 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली, है ना, 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रखते हैं। ये हो गया ऊर्जा का वर्गीकरण। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और यहाँ पे जल विद्युत तो हो गया है। जल विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, वही ताप विद्युत, ये सारे थर्मल पावर में आ जाएंगे, है ना, एक ही साथ पढ़ा दिया जाएगा, अलग अलग नहीं पढ़ाया जाएगा। जबकि इन सभी को अलग अलग पढ़ाया जाएगा। जल विद्युत अलग जो कि पढ़ाया जा चुका है, सौर ऊर्जा अलग पढ़ेंगे, पवन ऊर्जा अलग, ज्वारी ऊर्जा अलग, एक ही वीडियो में 4-5 शामिल कर लूंगा, और ये सारा एक साथ पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, परमाणु ऊर्जा अलग से पढ़ाया जाएगा, और मुझे लगता है पूरे एनर्जी जो चैप्टर है उसमें सबसे
लंबा टॉपिक यही रहेगा, परमाणु ईंधन। इसमें विकास कैसे प्रारंभ हुआ भारत में परमाणु ईंधन का, वर्तमान में क्या स्थिति है, समस्याएं क्या है, ये सब कुछ बताया जाएगा परमाणु ईंधन। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो चला है। तो इंतजार करिए अगली वीडियोस का। नमस्कार।